तो क्लास स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में अपन ने जहाँ तक पढ़ा, इसमें हमने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का रोटेशन वाला प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा। जैसे एक तो मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, और एक हमने देखा कि अगर मिरर को रोटेट किया जाए तो रोटेट करने पर हमें किस तरह से चीज़ें मिलेगी। अगर थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं मिरर को, तो जो हमारा इमेज है वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी किए हमने, बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं। यहाँ से आगे जो नेक्स्ट अपन को पढ़ना है, देखो यहाँ से प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती है, कितनी इमेजेस दो प्लेन मिरर से बन सकती है और किस तरह से बनती है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो इमेजेस फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेजेस फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कितनी नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह बन सकती है, इसका उसके अलग अलग दो केसेस अपन लेंगे यहाँ पे। देखो, पहला केस तो ये है कि दोनों मिरर एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे के आमने सामने अगर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेगी और कितनी बनेगी। तो पहला केस तो इसमें ये है, इफ मिरर्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। मान लो हम दो मिरर का जो केस है वो देख रहे हैं, और दोनों मिरर जो है एक दूसरे के आमने सामने ले लिए जाए। जैसे एक तो मिरर ये ले लिया, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे एक मिरर और ले लिया। ये सिल्वरिंग कर दी इसकी। ये सिल्वरिंग कर दिया, और ये मान लो कोई एक्सिस ले लिया जिसपे अपन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा रख लेते हैं, इस एक्सिस पे। अब इस एक्सिस पे देखो, ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है। इस ऑब्जेक्ट का देखो M1 और M2 दोनों में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मान लीजिए ये डिस्टेंस D है, या फिर A ले लो, बोले A ले लीजिए, और ये डिस्टेंस है कोई B। ठीक है, अब देखो इमेजेस की जो पोजीशन होगी और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, उनको ध्यान से समझना। वैसे तो ये जो केस है हम कहाँ पे देखते हैं, जब अपन सैलून में जाते हैं या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में तो मैं गया नहीं, है ना, सैलून में तो जाते हैं। तो सैलून में सामने भी कांच होता है, पीछे भी कांच होता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी एक इस मिरर में इमेज बन रही है, पीछे वाले में भी इमेज बन रही है, और ऐसे इनफाइनाइट इमेजेस हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि भाई ये जो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, भाई मिरर आमने सामने हो तो कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट इमेजेस विल फॉर्म, इनफाइनाइट इमेजेस विल फॉर्म। कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। ये बात तो क्लियर है ना। आमने सामने अगर दो मिरर हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उन मिरर्स के अंदर इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। अब ये इनफाइनाइट इमेजेस की देखो पोजीशन क्या होगी। मान लो M1 में अगर अपन रिफ्लेक्शन ले, तो फर्स्ट इमेज बनी I1, और ये A डिस्टेंस पर ही होगी। इसी ऑब्जेक्ट की M2 में जो इमेज बनेगी वो कोई B डिस्टेंस पे बनेगी, जिसको अपन बोल सकते हैं कोई I2 बोल सकते हैं।
अब ये जो I1 है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये वाला जो ये I1 है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो I2 है वो M1 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब I1 की M2 में इमेज देखेंगे तो देखो ये 2A A प्लस बी यानी कि कितनी हो जाएगी, B प्लस 2A। तो यहाँ पे यहाँ से 2A डिस्टेंस पे नेक्स्ट अगर अपन जाएं तो इस I1 का M2 में जो इमेज बनेगा इसको बोलेंगे I12। अभी हम क्या ले रहे हैं, दो प्लेन मिरर हैं आमने सामने रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। जैसे सैलून के अंदर होता है, सैलून के अंदर दोनों मिरर के बीच में बैठते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारी आगे और पीछे मिरर के अंदर इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। हम ये देख रहे हैं कि उन इमेजेस की पोजीशन क्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखो I1 जो है इस मिरर से, जैसे इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज इसमें I1 बन गया, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज जो है वो I2 बन गया M2 के अंदर। ये B डिस्टेंस पे हुआ, ये A डिस्टेंस पे हुआ। अब I1 का M2 में जो इमेज देखेंगे तो वो कितने पे बनेगा, 2A प्लस B पे बनेगा, यानी कि B तो ये हो गया, 2A डिस्टेंस यहाँ से और चले जाओ तो कितना हो गया, I1 का I12 हो गया। फिर इसी तरह से ये जो I2 है, I2 की देखो डिस्टेंस कितनी होगी, 2B प्लस A हो जाएगी। तो ए तो है ही जी, यहां से 2B डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा, I21 बन जाएगा। अब जो I12 है उसका फिर इमेज इधर बनेगा, I21 का फिर उधर बनेगा। तो इस तरह से ये इमेजेस जो है बनती जाएगी ना, ये इमेजेस कंटिन्यूअसली बनती जाएगी। भाई प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितनी आगे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही पीछे उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है ना। तो यहाँ पर देखो ये बी पे फिर 2B, B प्लस 2A पे फिर आगे इस तरह से बनता जाएगा। तो ये हमारी इमेज की पोजिशंस होती है, ये हमें इसी तरह से निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात, इसी मेथड से हमें देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और लॉजिक क्या है कि मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे ही उतनी ही लेंथ पे इमेज फॉर्म होगी। तो इस लॉजिक से, इस कॉन्सेप्ट से ही ये सवाल होगा। समझ में आई बात, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब देखो ये मिरर M1 और M2 एक दूसरे के आमने सामने। जो नेक्स्ट केस लेते हैं अपन, क्या लेते हैं कि ये दोनों मिरर्स अगर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, ठीक है। अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, जैसे एंगल पे इंक्लाइंड का केस क्या है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तो मैं दो मिरर्स को 90 डिग्री पे इंक्लाइंड ले लेता हूँ, जैसे एक ये मिरर हो गया और एक ये मिरर हो गया, दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो इनसे अपन चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। ये दो मिरर है और दोनों मिरर क्या है, 90 डिग्री पे। ये एग्जांपल अपन देख रहे हैं कि दो मिरर्स हैं, ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अपन देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो कितनी बनेगी, एक तो इसकी इमेज M1 में बनेगी I1 और M2 में बनेगी I2, ठीक है।
तो पहली तो M1 में तो बन गई I1 और M2 में बन जाएगी इसकी I2 बन जाएगी। ठीक है, अब I1 की M2 में देखें तो यहाँ पे अपन इस मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने नहीं हो तो मिरर को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो मिरर को एक्सटेंड करें और I1 की हम देखें इसमें इसमें M2 में, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसको बोल देंगे I12 बोल देंगे। फिर I2 की M1 में इमेज देखनी है तो M1 को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और इसका इमेज देखें तो ये इमेज देखो यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, और जो दूसरी होगी हमारी कौन सी, I21, वो भी इसी के ऊपर ही बन जाएगी, यानी दोनों इमेजेस आपस में क्या हो रही है, कोइंसाइड हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की जब दोनों मिरर किस पे और 90 डिग्री पे, तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस है कितनी बन रही है, 3 बन रही है, जब दो प्लेन मिरर किस पे, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। 90 डिग्री पे क्या है, उनको रख रखा है। तो समझ में आई बात। ऐसे ही अगर 90 डिग्री ना होके 30 डिग्री होता, 60 डिग्री होता, 120 डिग्री होता, मतलब कोई भी जनरल एंगल होता, जैसे 90 डिग्री के केस में तो अपन ने चेक करके देख लिया ना, 90 डिग्री के केस में क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बनेगा और उस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स पे ये इमेजेस या इमेजेस प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। ओके, अब देखो अगर दो प्लेन मिरर्स जो हैं किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, है ना, तो दूसरा केस इसका लेते हैं। जैसा पहले केस तो लिया, मिरर्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दूसरा ले रहे हैं इफ मिरर्स आर इंक्लाइंड, इफ mirrors are inclined at any angle। अगर मिरर क्या है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, जैसे हमने क्या लिया, एक मिरर यहां पर है प्लेन मिरर, और एक प्लेन मिरर यहां पर है। ठीक है, इनको किसी एंगल पे इंक्लाइंड ले लिया, मान लो एंगल है हमारा थीटा। ये दोनों मिरर है, इसको नाम दे दिया M1, इसको नाम दे दिया M2, और यहां पे कहीं पे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेजेस M2 में बनेगी यहां पर, और M1 में बनेगी यहां पर। तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे इसको मैं I2 इमेज बोल दूं, इसको फिर I1 इमेज बोल देते हैं, फिर I1 की वापस यहाँ M2 में एक इमेज बनेगी, उसको अपन I12 बोल सकते हैं, है ना, और फिर I2 की यहाँ पर इसमें एक इमेज बनेगी, किसमें, M1 में, इसको अपन बोल सकते हैं I21। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इमेजेस काफी बढ़ती जाएगी। फिर I21 की इसमें इमेज देखेंगे तो I21 की यहाँ पे बनेगी, फिर I12 की यहाँ पे बनेगी। तो इस तरह से एक पॉलीगन जैसा बनेगा। क्या बनेगा, एक पॉलीगन जैसा बनेगा, जिसके पॉलीगन के कॉर्नर्स पे क्या होगी, सारी इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट होगा होगा तो अगर दो मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, तो पहली बात तो देखो यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि जो इमेजेस है वो क्या बनेगी, पॉलीगन। जैसे यहाँ पे एक पॉलीगन बनना शुरू हो गया ना, जैसे यहाँ से इन दोनों इमेजेस के मिलाने वाला लाइन को मिला दे तो एक पॉलीगन बनता जाएगा, फिर ऐसे के इस तरह से, है ना, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो ऐसे एक पॉलीगन बनता जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर क्या बनेगी, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट रहेंगे जिसके कॉर्नर्स पे। तो पहला पॉइंट तो ये है, इमेजेस
and object will be at corners of a polygon। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो क्या बनता है कि ऐसे केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, क्या नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें हमें एक वैल्यू निकालनी होती है और उस वैल्यू से हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, फॉर नंबर ऑफ इमेजेस, फॉर नंबर ऑफ इमेजेस। देखो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हमें क्या करना है, पहले स्टेप में फाइंड आउट एम। क्या करना है, फाइंड आउट एम। हमें क्या करना है, एम पता लगाना है। एम कैसे पता लगाओगे, एम एक ऐसी वैल्यू है जिसको हमें पता लगाना है 360 में थीटा का डिवाइड करके। जैसे मान लो दोनों मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते तो इस m की वैल्यू क्या आती, 360 डिवाइडेड बाई 90, यानी कि कितनी आती, 4 आती, आती ना। तो सबसे पहला काम है कि हमें m पता लगाना है, कितना, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अब देखो m के 3 केस हो सकते हैं, m के कितने हो सकते हैं, 3 केस। कौन कौन से, या तो m इवन हो, या m ऑड हो, या m इंटीजर ही ना हो। 3 केस पॉसिबल है। तो यहां पे देखो m के 3 केस पॉसिबल है। तो पहला केस है इफ m इज इवन। अगर m इवन है ना, 2, 4, 6, 8, जैसे पिछले वाले केस में m की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है ना, 360 डिवाइडेड बाई 4, और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी थी, 3, तो 4 में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है वो m-1 बनती है। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो कितनी बनेगी, m-1 बनेगी, m-1 बनेगा नंबर ऑफ इमेजेस, अगर m क्या हो, इवन हो। अब तीसरे स्टेप में हमें ये चेक करना है, अगर m ऑड हो तो क्या होगा, इफ m इज ऑड। अगर m ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। इसमें देखो 2 केस और हैं, m अगर ऑड हो तो इसमें 2 केसेस होते हैं। 2 केसेस कौन कौन से हैं, कि m अगर ऑड है तो इसमें 2 केसेस हैं, कि एक तो है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे, यानी कि टोटल एंगल मिरर्स के बीच में 60 डिग्री है, और ये अगर 30 डिग्री हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट का है, दोनों मिरर्स के बीच बनने वाला जो एंगल है उस एंगल का जो बाइसेक्टर है, यानी कि हाफ वैल्यू पे है, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो बनेगी m-1। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी m के बराबर। समझ में आया। तो ये m के ऑड के 2 केसेस हैं, कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, इसमें 2 केसेस है। पहला तो है इफ ऑब्जेक्ट इज एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा है ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर। या तो ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है या ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। अगर एंगल बाइसेक्टर पर है तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस है, कब एंगल बाइसेक्टर पर है तब कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस m-1 बने ही बनेगी। लेकिन एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं ये m के बराबर बनेगी। कितने, m के बराबर, जो m वैल्यू आई है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर होता है
तो जो फाइनल इमेज होती है वो क्या कर जाती है, दोनों तरफ से कोइंसाइड कर जाती है, तो इस वजह से एक इमेज की संख्या कम हो जाती है। समझ में आई बात? क्योंकि देखो यहाँ पर पिछले वाले केस में हमने देखा ना, 90 डिग्री वाले केस में फाइनल इमेज क्या हो रही है, ओवरलैप होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है तो फाइनल इमेज सिमेट्री की वजह से ओवरलैप हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1 बनेगी। और एंगल बाइसेक्टर पर नहीं हो तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, m ही रहेगी। और चौथा केस कि अगर m इंटीजर ही नहीं है, इफ m इज नॉट इंटीजर, अगर m इंटीजर नहीं है, जैसे m 360 में 100 का डिवाइड कर दो तो 3.6 आया ना, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, अगर इंटीजर ही नहीं है तो जो नंबर है ऑफ इमेजेस होगी वो जो m की वैल्यू आई है उसके जो नियरेस्ट इवन इंटीजर होगा उसके बराबर होगी, है ना। तो ऐसे केस में देखो इसका एग्जांपल से समझेंगे, जो m इज नॉट इंटीजर, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी इक्वल टू नियरेस्ट इवन इंटीजर टू m। जो भी m वैल्यू है उस m के आसपास का जो भी इवन इंटीजर होगा, है ना, नियरेस्ट इवन इंटीजर उसके बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इन पॉइंट्स का यूज करते हुए हम ऐसे जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें नंबर ऑफ इमेजेस पता लगानी हो दो इंक्लाइंड मिरर जो किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो उनके लिए, तो न्यूमेरिकली सॉल्व करें इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। नोट कर लिया? देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है, आगे बढ़े। न्यूमेरिकल देखो कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन है, दो मिरर्स ले लिए, मान लो हमने ले लिए 60 डिग्री पर, किस पे ले लिए, दो प्लेन मिरर है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इस पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी होगी, इस ऑब्जेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर बनेंगे। अगर दो मिरर किस एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, m की वैल्यू निकालिए और पीछे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उनका यूज करते हुए नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लीजिए। कितना है आंसर, 5 आ जाएगी ना। और एक हेक्सागन बनेगा इसमें देखो, है ना, हेक्सागन के एक कॉर्नर पे तो ऑब्जेक्ट खुद हो गया, और बाकी के जो 5 कॉर्नर होंगे उन पे क्या बनेगी, 5 इमेजेस बनेगी। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, m की वैल्यू हो गई 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 6, और m की वैल्यू क्या है, इवन आई है, इसलिए जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगी।
और ये 5 इमेज किस पे बनेगी, हेक्सागोन के कॉर्नर्स पर बनेगी, जिसपे एक कॉर्नर पर तो ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी जो 5 कॉर्नर्स हैं उन पे क्या रहेगा, इमेजेस रहेगा। ठीक है, जैसे ये केस हो गया। मान लो ऐसा ही केस लेता और एम अभी है ऑड इवन टाइप कुछ, तो एम की वैल्यू मान लो मैं ले रहा हूँ 60 की बजाय मान लो ये एम होता 30 डिग्री, 30 भी ना करके ये 40 डिग्री ले ले। देखो क्या ले लेते हैं, 40 डिग्री। और 40 डिग्री में भी क्या ले लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर वाला केस, यानी कि यहाँ से किस पे है, 20 डिग्री पर है। यहाँ से 20 डिग्री पे होगा, टोटल 40 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर वाला केस हो गया। तो ऐसे केस में जब अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एम की वैल्यू क्या आई, 360 डिवाइडेड बाई एम, सॉरी थीटा 40, तो कितना आया, 9 आया। 9 क्या होता है, ऑड। अब ऑड के दो केस हैं, कि या तो ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है या नहीं है। अभी फिलहाल कहाँ है, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इज एट एंगल बाइसेक्टर, तो इसलिए जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी ये कितनी हो जाएगी, m-1, यानी कि ये हो जाएगी 9 - 1, ये हो जाएगी 8। आया समझ में, तो ये सवाल हो गया। और देखो सवाल, जैसे नेक्स्ट सवाल है कि मान लीजिए हम मिरर ले लेते हैं और इन मिरर्स को 120 डिग्री पे रख लेते हैं। मिरर को कहाँ रखा, 120 डिग्री पे हमने मिरर्स को रख लिया। और जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन दे रखी है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है कोई 30 डिग्री वाले एंगल पर मौजूद है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस, यहां पर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है पहली बात तो, और जो m की वैल्यू है कितनी आई, 360 डिवाइडेड बाय 120, तो m कितना आया, 3 आया। और ऑब्जेक्ट क्या है, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, इसलिए जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो 3 के बराबर ही हमारी नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी। ओके, ये 3 केसेस ले लिए, एक तो इवन वाला, एक ऑड, ऑड में भी 2 एंगल बाइसेक्टर पर है या एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, ये केस ले लिए। इससे हमने पता लगा लिया कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जैसे एक सवाल और कर लेते हैं फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्लेन मिरर को खत्म करके। ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर यहां पर लिया और ये एक प्लेन मिरर लिया, दोनों के बीच में जो एंगल है दोनों के बीच में एंगल है 100 डिग्री, कितना, 100 डिग्री। और यहाँ पे कोई इमेज मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी।
इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? सबसे पहले निकाला m का वैल्यू, जो m वैल्यू वो कितना है 360 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? क्या 3.6 नहीं आया? m की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 3.6 आ गई। अब मैंने एक पॉइंट लिखाया कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो क्या होगी? नियरेस्ट इवन इंटीजर। अब 3.6 के पास में नियरेस्ट इवन इंटीजर कौन है? या तो 4 है या 2 है। सबसे पहली बात तो इवन इंटीजर कौन है? 3.6 के पास में या तो 2 है या 4 है। अब नियरेस्ट कौन है? 4 है ना। 3.6 से पास में कौन पड़ता है? 4 पड़ेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ जो इमेजेस है इस केस में वो इक्वल टू होगी 4। ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। आई बात समझ में? जब m जो है 360 में हम थीटा का डिवाइड करें और वो इंटीजर ही ना आए, फ्रैक्शन में वैल्यू आए, तो आपको क्या करना है? जो हमारी m की वैल्यू आई है उसके पास जो भी इवन इंटीजर होगा, नियरेस्ट इवन इंटीजर, उसके ही बराबर कर दोगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के हमने काफ़ी सारे सवाल किए, प्लेन मिरर के बारे में हमने नंबर ऑफ इमेजेस के केसेस भी देखे, है ना। और अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़े। देखो, प्लेन मिरर खत्म होने के बाद में, अभी प्लेन मिरर खत्म हो गया है। प्लेन मिरर जो खत्म हो जाता है तो उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं वो होता है अपना स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। जैसे हमने इस टारगेट में प्लेन मिरर को कंप्लीट किया, स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद में फिर अपन जाते हैं रिफ्रैक्शन में। पहले तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी दो कौन कौन से? पहला रिफ्लेक्शन तो प्लेन मिरर से और दूसरा मिरर किससे? स्फेरिकल मिरर से। प्लेन मिरर आपके 12th बोर्ड में इतना नहीं है जितना मैंने भी कराया है। बहुत ही सिंपल सा प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा पूछा गया है बस। स्फेरिकल मिरर जो है आपके 12th बोर्ड वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। बाकी कॉम्पिटिटिव के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई छोटी मोटी, वो हमें काम में लेनी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लेन मिरर समाप्त होता है। यहाँ से आगे स्फेरिकल मिरर जो है अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे।